नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पी मैत्रेयी त्रिपाठी और हमारे इस खास शो आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपकी ज़िंदगी और सेहत से जुड़ी हर परेशानी का इलाज देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में बेऔलाद होना कांटे की तरह खटकता है। माँ बनने की जब सारी उम्मीदें जवाब दे जाती हैं तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी जिंदगी में रंग भर पाएं? जी हाँ, इसी का जवाब तलाशने के लिए हमने आज स्टूडियो में देश के सबसे बड़े आईवीएफ एक्सपर्ट्स को बुलाया है। स्वागत करती हूँ डॉक्टर अजय मुर्डिया, जो इंदिरा आईवीएफ ग्रुप के चेयरमैन हैं, नितिज मुर्डिया भ्रूण वैज्ञानिक हैं इंदिरा आईवीएफ ग्रुप में, और डॉक्टर विद्या सिन्हा जो स्त्री रोग एवं आईवीएफ विशेषज्ञ हैं इंदिरा आईवीएफ लखनऊ में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। डॉक्टर विद्या, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूँगी। अक्सर लोगों की सोच ये होती है कि आईवीएफ एक आर्टिफिशियल तरीका है बच्चे पैदा करने का, और इससे डिफेक्टिव बच्चे भी हो सकते हैं, जो बच्चे हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे। ये कहाँ तक सही है? इस तरह की बातें कितनी सही हैं? लोगों की ऐसी मान्यता है कि आर्टिफिशियल तकनीक है ये, बट असिस्टेड इज़ अ बेटर वर्ड। इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक माली जब गार्डनिंग करता है तो खुले में मिट्टी में कुछ बीज लगाता है, पर सारे बीज खुले में नहीं पनपते। तो उन बीजों के लिए माली क्या करता है? उनको उठाकर वो एक ग्रीन हाउस के अंदर छोटे छोटे गमलों में उन्हें रोपता है, खाद पानी देता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है, और जब वो बीज पौधे में बन जाते हैं तो उन बीजों को वापस ग्रीन हाउस से बाहर ला करके मिट्टी में रोप देता है। तो इस तरह से जो पेड़ बड़े हुए या उनमें जो फूल लगे, क्या उनको आप आर्टिफिशियल बोल सकते हैं? नहीं, ये एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी हुई। आईवीएफ भी ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है, जहाँ हम कुदरत को समझकर कुदरत की वही प्रक्रिया शरीर के बाहर दोहराने की कोशिश करते हैं। तो आईवीएफ से होने वाले बच्चे भी बिल्कुल सामान्य होते हैं, हमारी आपकी तरह ही। उनमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं पाई गई। पहला आईवीएफ जो दुनिया में हुआ था 1978 में, तब से लेकर आज तक 50 लाख से ज़्यादा बच्चे आईवीएफ तकनीक की मदद से इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं और सारे सामान्य रहे। वर्ल्ड की फर्स्ट आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन आज ऑलमोस्ट 39 ईयर्स की हो चुकी हैं। उन्होंने बिल्कुल सामान्य जीवन जिया, एक नॉर्मल कंसेप्शन उनको हुई और नेचुरल डिलीवरी से उन्होंने बच्चे को पैदा भी किया। तो लोगों की ये मान्यता कि आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे, उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, उनको प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ तकनीक की ही मदद लेनी पड़ती है, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। पिछले 5 सालों में लोगों का एक्सेप्टेंस आईवीएफ को लेकर काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि आईवीएफ तकनीक क्या है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है आईवीएफ को लेकर, और अब उनके लिए आसान हो गया है इस आईवीएफ तकनीक को अपनाना। नितिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई ऐसे दंपति होते हैं जिनका पहला बच्चा, पहली संतान स्पेशली एबल्ड होती है या फिर उनमें कोई दिक्कत होती है, और ऐसे में दूसरी बार जो माँ होती है वो कंसीव करने में डरती है, या कपल्स डरते हैं दूसरा बच्चा पैदा करने में। उनको लगता है कि कहीं इसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी हमारे दूसरे बच्चे में ना हो। इस तरह के कपल्स क्या आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं? ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जिनको एक नेचुरली बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो गया है और वो दूसरे बच्चे के लिए काफ़ी डरते हैं। आईवीएफ में एक अभी न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हुआ है जिसके ज़रिए पीजीडी या प्री जेनेटिक डायग्नोसिस या पीजीएस, जिसको प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि जब महिला के भ्रूण हम लोग आईवीएफ में बाहर बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हमको 5-6 भ्रूण मिले हैं और जब उनको जेनेटिकली स्क्रीन करते हैं तो ऐसे 1-2 भ्रूण हो सकते हैं जिनमें वो डिफेक्ट नहीं हो, और अगर वो भ्रूण महिला के अंदर ट्रांसफ़र करा जाए तो उसको भी स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत है किसी दंपति को, तो पूरी तरह से आईवीएफ तकनीक से ये समस्याएं जो अगर माता को हो या पिता को हो, ये रूल आउट हो सकती हैं और आप एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकते हैं इस ट्रीटमेंट के ज़रिए। डॉक्टर अजय, ये बताइए कि आज के आधुनिक युग में आईवीएफ की सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे में भी आईवीएफ की असफलता के कारण क्या हो सकते हैं? कारण तो काफ़ी हो सकते हैं जी। काफ़ी जो ऐसे होते हैं कि अपन पहचान नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जान पाते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि हमारे को ये देखना कि कौन डॉक्टर है, किस सेंटर का हमने चुनाव किया है, उसकी लेबोरेटरी कंडीशंस क्या है, उसके पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन सा है। तो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हम लोग कहाँ करवा रहे हैं, तभी उसकी सफलता की दर ज़्यादा रहती है। वरना आजकल आपने देखा होगा कि जगह जगह गली गली में आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं, पर गली गली में सफलता नहीं है। तो पेशेंट को कहीं पर भी कराने से पहले इस चीज़ का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि उसको कहाँ करवाना चाहिए।
बिल्कुल, तो हम बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स भी लगातार इस बात को हमारे व्यूअर्स को बताते रहते हैं कि कितना ज़रूरी है सही समय पर सही मेडिकल राय लेना और ये समझना कि आप कहाँ जा रहे हैं मेडिकल हेल्प के लिए। नितिज, आप बता रहे थे कि कई ऐसे केसेस में जहाँ पर क्वालिटी या गुणवत्ता जो माँ के एग्स की है वो अच्छी नहीं है, ऐसे में भी IVF ट्रीटमेंट काफ़ी मददगार साबित होता है। आपसे ये सवाल कि क्या कोई और ऐसी तकनीक है जिससे भ्रूण की जो गुणवत्ता है उसको परख कर महिला में रखा जा सके? काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जो IVF केसेस का जो सक्सेस है वो भ्रूण पे काफ़ी हद तक ज़्यादा निर्भर करता है। तो अभी ऐसी स्क्रीनिंग मेथड्स आए हैं जिसमें भ्रूण को पहले ही स्क्रीन करके देखा जा सकता है कि वो नॉर्मल है या डिफेक्टिव है, और अगर नॉर्मल भ्रूण को ट्रांसफ़र करा जाए उस टेक्निक से तो डेफिनेटली सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये टेक्निक जो है अभी काफ़ी अनकॉमन है इंडिया में बिकॉज ऑफ कॉस्ट, पर इवेंचुअली मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी कॉस्ट कम होगी और ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगी और हर जना अपने एम्ब्रियो स्क्रीन करवा के ही IVF में ट्रांसफ़र करवाएगा। बिल्कुल, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट्स लगातार इस ट्रीटमेंट में भी आ रहे हैं और अब बहुत सारे तरीके खुल गए हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नितिज, IVF की सफलता में ये डॉक्टर अजय से मैं पूछना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर अजय, IVF की सफलता में भ्रूण वैज्ञानिक का रोल कितना ज़रूरी होता है, कितना अहम होता है? अमूमन अगर हम देखें तो 70% जो रोल है वो भ्रूण वैज्ञानिक का है कि उनकी लेबोरेटरी की कंडीशंस कैसी है, अंडे और शुक्राणु मिला के जो भ्रूण बना है वो किस क्वालिटी का भ्रूण बना है, कैसा भ्रूण बना है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो होती है वो सब भ्रूण वैज्ञानिक पे डिपेंड करती है। और अमूमन जैसा मैंने बताया कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 30% क्लिनिशियंस का रोल है और 70% भ्रूण वैज्ञानिक का रोल है। जी डॉक्टर नितिज, आप एक भ्रूण वैज्ञानिक हैं, इतने काफ़ी समय से आप इस पेशे में हैं और आप लोगों की समस्याओं को देखते आए हैं, कितना अहम है ये रोल इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे ट्रीटमेंट में? मेरा ऐसा मानना है कि आज क्योंकि टेक्निक्स काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गई है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, तो डॉक्टर का आज के डेट में रोल यही रह गया है कि वो अंडा निकाल के भ्रूण वैज्ञानिक को दे दें और भ्रूण वैज्ञानिक जो भ्रूण बनाता है वो डॉक्टर को दे दें और डॉक्टर उसको महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दें। तो मेजर जो प्रक्रिया हो रही है अराउंड 70% के आसपास IVF का जो सक्सेस है वो भ्रूण वैज्ञानिक या एम्ब्रियो पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं या भ्रूण वैज्ञानिक हैं उनका काफ़ी अहम रोल है। IVF सक्सेस में एक ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट की काफ़ी आवश्यकता होती है। वो किस तरह से भ्रूण बना रहा है, वो कैसे लैब की कल्चर कंडीशंस मेंटेन कर पा रहा है जिससे वो बेहतर से बेहतर भ्रूण बना सके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भ्रूण की क्वालिटी अच्छी होगी महिला को संतान प्राप्ति में उतनी ही ज़्यादा सफलता दर मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नितिज, ये भी बताइए कि जैसे डॉक्टर अजय बता रहे थे कि ये चुनाव बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कपल के लिए, किसी भी महिला के लिए या पुरुष के लिए, कि हम किस तरह की मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, किन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं या किस लैब में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक IVF लैब जो है किन पैमानों पर खरी उतरनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का सल्यूशन निकाल सके अपने पेशेंट्स के लिए? देखिए, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि IVF लैब में कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। सबसे फर्स्ट और जो फॉरमोस्ट पैरामीटर है वो होता है भ्रूण वैज्ञानिक या एम्ब्रियोलॉजिस्ट का। तो एक ट्रेंड और सफल एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एक क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर होना ज़रूरी है। थर्ड, बैक्टीरिया फ्री कंडीशंस, इन्फेक्शन फ्री कंडीशंस लैब में होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, टेम्परेचर और pH का जो रोल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। कल्चर इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो जितनी ज़्यादा मात्रा में लैब में प्रेजेंट हो उससे हम एक अनइंटरप्टेड कल्चर कंडीशंस एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी से अच्छी बन पाए और उससे ट्रांसफ़र होने पे सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी बढ़ाई जा सके। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लैब में प्रेजेंट होना चाहिए। जितने भी भ्रूण वैज्ञानिक हैं उनको पता है कि मुझे इसी टेक्निक या इसी प्रोसीजर को यूज़ करना है ताकि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर उस लैब में अवेलेबल हो। और आजकल तो क्लोज वर्किंग चैम्बर्स आ गए हैं जी, उससे भी जो तापमान है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है इनको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि अंडे और शुक्राणु और भ्रूण तीनों को ये एहसास हो
कि ये सारी प्रक्रिया औरत के शरीर के अंदर ही हो रही है और इससे भी सफलता की दर काफ़ी बढ़ जाती है। डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कॉलर्स हैं जो लगातार अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम पर। ऐसी एक कॉलर है हमारी, अनु है, जो अपनी समस्या शेयर करना चाहती हैं। जी बताइए अनु। हेलो जी बताइए, अपनी समस्या बताइए। हाय मैम, मैं अनु जयपुर से। जी जी, मेरी शादी को ना 7 साल हो चुके हैं और मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ये जानना था कि IVF ये कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं कि, और इसमें कितना खर्चा आ सकता है। तो बहुत ही जनरल सवाल है, जो पहले सवाल किसी भी दंपति के दिमाग में आते हैं कि कितना सुरक्षित है पहला और खर्च कितना आता है। डॉक्टर जी, एक्चुअली क्या है कि पहले जो था करीब 3-4 लाख रुपए लगा करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो रहा है और कॉस्ट में भी कटिंग हो रही है। तो आजकल जो अमूमन है 20 से 30 हज़ार हॉस्पिटल का खर्चा आता है, जिसमें सभी तरह की जांच हो जाती है, डॉक्टर का खर्चा हो गया, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वार्ड का खर्चा है, ये सब खर्चे अगर मिलाया जाए तो 20-30 हज़ार, और इसके अलावा दवाइयों का खर्चा जो होता है वो लगभग 60 से 80 हज़ार होता है। अमूमन आप समझो कि 1 लाख रुपए के अंदर ये प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है। और जैसे जैसे मैंने बताया कि समय बीतता जा रहा है और अगर इंजेक्शन के दामों में कमी होगी तो शायद हम इसको और सस्ती रूप में दे पाएँ इसको। डॉक्टर विद्या, एक सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है, कई कपल्स पहले भी IVF ट्रीटमेंट की मदद ले चुके होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए होते हैं। तो प्रीवियस IVF फेलियर अगर हुआ हो मरीज़ों को, तो आप क्या टेक्नोलॉजी सजेस्ट उनके लिए करती हैं? देखिए, हमारे पास कई ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्होंने कई बार IVF कराया होता है और उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसे केसेस को डिटेल में स्टडी करने की पहले आवश्यकता होती है कि प्रॉब्लम किस लेवल पे रही होगी। एम्ब्रियो की क्वालिटी देखी जाए, एग्स की क्वालिटी, स्पर्म्स की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। उस समय गर्भाशय की कंडीशन कैसी थी जिस समय एम्ब्रियो को प्लांट किया गया, ये सारी चीज़ें चेक करके पहले इनको करेक्ट किया जाए। उसके बाद 1978 की IVF टेक्नोलॉजी में अब काफ़ी एडवांसमेंट आ चुका है। इन नई एडवांसमेंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए हम एक नेक्स्ट IVF साइकिल प्लान कर सकते हैं। इन एडवांसमेंट्स में हमारे पास लेज़र असिस्टेड हैचिंग की टेक्नोलॉजी है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट है। कई बार देखा गया है कि शुक्राणु में सब कुछ सारे पैरामीटर्स नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही। ऐसे शुक्राणुओं का अगर DNA टेस्ट किया जाए तो उनमें फ्रैगमेंटेशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अगर ये 25% से ज़्यादा है तो उसमें IVF फेलियर के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसको पहले क्योर किया जाए और उसके बाद फिर हम IVF प्लान करें। डॉक्टर विद्या, एक और चीज़ हम सुनते हैं, टर्म लेज़र असिस्टेड हैचिंग, तो किन परिस्थितियों में ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, लेज़र असिस्टेड हैचिंग समझाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी। एक महिला के अंडे के बाहर एक खोल होता है, ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों के अंडे के बाहर होता है। इस खोल को भेदता हुआ शुक्राणु अंडे के अंदर जाता है और खोल के अंदर ही भ्रूण बनाता है। अब इस खोल को तोड़कर बाहर आना होता है और तब बच्चेदानी की परत के साथ चिपकना होता है आगे बढ़ने के लिए। कई कंडीशंस में ये खोल थोड़ी सख्त हो जाती है या मोटी हो जाती है तो भ्रूण उसे नहीं तोड़ पाता। ऐसे केसेस में हम लेज़र रेस की मदद से इस खोल को पतला कर सकते हैं ताकि भ्रूण उसे आसानी से तोड़ पाए और बच्चेदानी की परत से आसानी से लग पाए। इसकी यूजेस उन केसेस में हैं जहाँ पे पहले IVF कई बार हो चुका है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी मदद से प्रेगनेंसी रेट इम्प्रूव की जा सकती है। या कुछ ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये खोल सख्त होती है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट में, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में, उन महिलाओं में जिनमें ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही हो, या अगर महिला की उम्र ज़्यादा है तो इन ऐसी महिलाओं में इस टेक्नोलॉजी की मदद से बेटर सक्सेस रेट अचीव किया जा सकता है। जी। डॉक्टर अजय, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में भी हम सुनते हैं और ऐसा सुनते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल तकनीक है। इसकी सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा क्यों है, और इसके बारे में बताइए क्या है ब्लास्टोसिस्ट? एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग क्या करते हैं कि अंडे को बाहर निकाला, स्पर्म से फ्यूज़ किया और 2 दिन बाद जब भ्रूण 4, 6 या 8 सेल का हो जाता है तो उसको वापस गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देता है। अब सपोज मैं 2 दिन बाद उस भ्रूण को 8 सेल वाले को अगर गर्भाशय में नहीं रखूँ तो क्या होगा? वो 8 का 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 5वें दिन वो एक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ब्लास्टोसिस्ट अंदर रखते हैं
बच्चेदानी में, तो उसकी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि सपोज़ मैंने 5 भ्रूण से चालू किया, 2 दिन में 2 मर गए, तीसरे दिन एक और मर गया, चौथे दिन एक और मर गया, 5वें दिन एक ही भ्रूण बचा, तो वो कौन होगा? जो 5 में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही बाहर 5 दिन जिंदा रहेगा, और अगर उसको बच्चेदानी में रखते हैं तो होने की संभावना ज़्यादा होगी। लगातार ये जो सारी तकनीकें हैं उसमें लगातार एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। और एक और टर्म है जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है एग फ्रीजिंग। इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं जो इसकी मदद लेना चाहती हैं। डॉक्टर विद्या, ये बताइए कि एग फ्रीजिंग क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए, और किन महिलाओं के लिए ये तकनीक जो है वो फ़ायदेमंद है। एग फ्रीजिंग में हम अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकालकर 0 डिग्री से काफ़ी कम टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं और उनको सालों तक स्टोर करके लैब में रख सकते हैं। ये तकनीक कुछ महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ब्लेसिंग साबित हुई है, जैसे कैंसर की पेशेंट्स को मालूम है कैंसर की पेशेंट्स का ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से करना होता है, और ये दोनों ही ट्रीटमेंट अंडदानियों को डैमेज करती हैं। ना सिर्फ उनका एग रिजर्व कम करती हैं बल्कि जेनेटिक म्यूटेशंस के चांसेस भी उनमें बढ़ जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं अपना ट्रीटमेंट लेने के पहले अगर चाहें तो अपने अंडों को फ्रीज़ करवाकर सुरक्षित रख सकती हैं, ताकि अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर वो चाहें तो उन अंडों को यूटिलाइज़ करते हुए एक हेल्दी प्रेगनेंसी धारण कर सकती हैं। तो एक तरह से उनकी फर्टिलिटी सिक्योर हो जाती है। ऐसी महिलाएं जो अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं, शादी या बच्चा अभी उनके फोकस में दूर दूर तक नहीं है, तो वो चाहें तो अपने अंडों को फ्रीज़ कर सकती हैं। फिर एंडोमेट्रियोसिस भी आजकल बहुत कॉमन हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस वो डिजीज़ है जो कि ना सिर्फ पेनफुल होता है बल्कि हर महीने की पीरियड्स के साथ ओवरीज को डैमेज करता चला जाता है, और काफ़ी यंग लेडीज़ को होता है। तो अगर यंग एज में ये डिटेक्ट हुआ है तो वो महिला चाहे तो अपने अंडों को प्रिजर्व कर सकती हैं, ताकि बाद में वो प्रेगनेंसी धारण कर सके। तो एग फ्रीजिंग एक तरह से जो अंडों की एजिंग है उसको स्टॉप कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी 30 साल की महिला ने अपने अंडों को फ्रीज़ कराने का सोचा और मान लीजिए 8 या 10 साल के बाद वो फैमिली प्लान करती हैं, तो 38-40 साल की उम्र में जो वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगी उनके लिए वो अंडे जो इस्तेमाल किए जाएंगे उन अंडों की उम्र सिर्फ 30 साल ही होगी। महिला की उम्र 38 साल है लेकिन अंडों की उम्र 30 साल। तो उम्र बढ़ने की वजह से जो जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ होती है उन अबनॉर्मलिटीज़ को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं एग फ्रीजिंग करके। तो एक तरह का ये बोन है, और एक्चुअली देखा जाए तो ये इसको कह सकते हैं कि एक तरह का इंश्योरेंस है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। अगर नेचुरल प्रेगनेंसी आ जाती है तो दैट इज़ द बेस्ट, बट अगर नहीं आती है तो आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन है, आपका फर्टिलिटी सिक्योर करके लैब में रखा हुआ है। डॉक्टर अजय, ये बताइए कि कम उम्र की महिलाओं को एग फ्रीजिंग की सलाह देते हैं अमूमन डॉक्टर्स, इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली क्या है कि अमूमन पहले ऐसा होता था कि लड़कियां जल्दी शादी करा करती थी, 18 साल से 21 साल के बीच में शादी हो जाती थी, तो उसको एक बहुत अच्छा फर्टिलिटी पीरियड मिलता था 13 से 14 साल के करीब। क्योंकि हमने देखा है कि 30 से 35 की उम्र में औरतों के अंडे खराब होने लग जाते हैं, और 35 की उम्र के बाद अंडे की क्वालिटी तेज़ी से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि, और चूँकि आज आपने देखा होगा कि आजकल करियर ओरिएंटेड है, गर्ल्स देर से शादी करती है, तो उनके पास जो फर्टिलिटी पीरियड है वो 2 या 3 साल का ही होता है। अगर उस 2-3 साल में बच्चे नहीं हुए तो उनको मानसिक वेदना से गुजरना पड़ता है। तो अगर उन्होंने 25 से 30 साल के बीच में शादी के बाद अपने अंडे फ्रीज करा लिए होते तो वही अंडे कभी भी वापस निकाल कर हस्बैंड के स्पर्म से भ्रूण बनाकर वापस उनके गर्भाशय में रख दिया जाता, ताकि उनको अपने ही अंडे और अपने ही शुक्राणु से संतान की प्राप्ति हो जाती। नितिश, ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स से इसके बारे में बात करते हैं और एक्सपर्ट्स लगातार व्यूअर्स को इसके बारे में बताते भी रहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सही समय पर सही मेडिकल एड मिले, क्योंकि इस तरह की अब इस तरह के IVF सेंटर्स बहुत सारे हैं बाज़ार में। तो मिसगाइडेड होने के बहुत सारे ऑप्शंस एक मरीज़ के पास होते हैं, एक दंपति के पास होते हैं, ख़ासकर तब जब वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको कन्विंस करने वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कैसे चुनाव किया जाए? देखिए, IVF सेंटर का जो चुनाव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो टीम काम कर रही है वो कैसी है, जो डॉक्टर्स हैं उनका स्किल लेवल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि IVF में मेजर रोल एम्ब्रोलॉजिस्ट का होता है, तो एम्ब्रोलॉजिस्ट का स्किल लेवल क्या है, वो कितनी सक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, वो इक्विपमेंट, मशीनरी, वो सेंटर कितना एडवांस्ड है, और वो एडवांस्ड क्रॉनिक फर्टिलिटी केसेस को डील कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि नॉर्मल जो केसेस हैं वो हो सकते हैं किसी भी IVF सेंटर में सक्सेस, बट जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं वो एक एडवांस टर्शियरी लेवल
इनफर्टिलिटी केयर सेंटर उनके लिए ही राइट चॉइस है। तो उनको ये सब पैमाने देखने चाहिए पहले अपना IVF सेंटर सेलेक्ट करने से पहले। डॉक्टर अजय, ये भी एक सवाल है कि जिन दंपतियों को, जिन कपल्स को ये समस्या होती है, तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो कई ट्रीटमेंट्स ले चुके होते हैं, कई बार कई डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के पास जा चुके होते हैं और काफ़ी बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा निराश भी हो गए होते हैं कि ये भी काम नहीं कर रहा, ये मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है। वो सही समय क्या है जब वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हम IVF की मदद अब ले सकते हैं? एक्चुअली IVF 25 साल से लेकर 50 साल तक किसी भी महिला के लिए जो निसंतानता से ग्रसित है उसके लिए किया जा सकता है। पर जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर 2 साल तक आपने निसंतानता का इलाज कराया है किसी भी सेंटर पे और अगर नहीं हो रहा है तो आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सफलता की दर अब काफ़ी बढ़ चली है। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब हमारे देश में प्रचलन हो रहा है इस तकनीक का, तो ये भी लोगों के मन में सवाल होता है, कई दंपति ऐसा सोचते हैं, अरे IVF तकनीक मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा ये प्रोसीजर होता होगा, बड़ी दिक्कतें इसमें होती होंगी, क्या पता इसमें कितने महीनों का बेड रेस्ट हो, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दंपतियों के दिमाग में होते हैं। ये बताइए कि कितने चरण का ये पूरा प्रोसीजर है, मोटा मोटी कितना वक्त इसमें अमूमन लगता है? एक्चुअली हम 2 बार पेशेंट्स को बुलाते हैं, एक बार 1 दिन के लिए आना पड़ता है। उस दौरान उसकी सभी जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शाम को उनको बताया जाता है कि क्या खराबी है, बच्चा क्यों नहीं हुआ आज तक और कैसे बचा, और उसके बाद दूसरी बार बुलाते हैं, तब उनको 10 से 15 दिन के लिए रहना पड़ता है और 2 चरणों में इस प्रक्रिया को ख़त्म कर देते हैं। और इसमें कोई हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया है। जो लोगों को एक दिमाग में रहता है कि मेरे को बहुत दर्द होगा या बहुत तकलीफ होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो कई केसेस हैं जिसमें इस तरह के जो कपल्स हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं शादी को, इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो वो सही मेडिकल एड लेकर और मदद पा सकते हैं और सक्सेसफुली और सुखद जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का इंडियन न्यूज़ में आने के लिए, हमें इतनी अच्छी जानकारी इस पूरे मसले पर देने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडियन न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं।